अयूब खान का मार्शल लॉ आने पर आपके क्या ख्यालात थे? देखिए, अयूब खान का जब मार्शल लॉ लगा तो मेरा ख्याल मैं 8वीं जमात में था। हम अपने स्कूल आए तो हमारे एक सेकंड मास्टर थे, बड़े दानिश्वर थे, रमज़ान साहब। वो एक प्रेयर में उन्होंने बताया कि भाई फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया है, और पूरे लोग बड़े खुश हुए क्योंकि बड़ी सफाइयाँ शुरू हो गई और लोगों को कीमतें कम कीमत पे चीज़ें मिलने लगी, बड़ा कंट्रोल हो गया और वाह हो रही थी अयूब खान की। तो उस वक्त तक तो हमें कुछ पता नहीं था कि जमहूरियत क्या है और आमरीत क्या है। तो फिर उसके बाद जब कॉलेज में पहुँचे तो फिर ज़ाहिर है कि शऊर थोड़ा हो चुका था। चौधरी मोहम्मद अली जो थे वो बार बार आते थे वहाँ, उनका यानी कई बार उनका दौरा करते थे वहाँ, उनका बड़ा हल्का मजबूत था। तो साहिवाल जो था वो एक सियासी और समाजी और अदबी सरगर्मियों का भी मरकज़ था। मजीद अमजद साहब थे वहाँ, वो बशीर साहब शायर थे, मुनीर न्याजी भी रहे। मुनीर न्याजी थे, ठीक है ना। तो एक साहिवाल जो था एक बड़ा ही यानी सकाफ़त के एतबार से और सियासत के एतबार से बड़ा शहर समझा जाता था। अब उसमें चौधरी मोहम्मद अली साहब से हमारी मुलाकात होती, बार बार उनसे बहसें करते, उनसे बहुत कुछ सीखते। शामी साहब, अब जब आपके माशाल्लाह इतनी तवील ज़िंदगी जद्दोजहद गुजार चुके, क्या आप समझते हैं कि जमात इस्लामी ने कहीं गलती की थी जो वो बहुत कामयाबी नहीं हासिल कर सके, इंतखाबी कामयाबी नहीं कभी हासिल कर सके? देखिए, जमात इस्लामी जो है वो एक इंतखाबी ताकत नहीं बन सकी, और जो उसका मजाज है और जो उसकी तंजीम है वो बहुत अरसा लगेगा शायद वो इंतखाबी ताकत ना बन सके। और इंतखाबी ताकत बनने के लिए फिर आपको वो इलेक्टेबल से समझौते भी करने पड़ते हैं। तो मेन स्ट्रीम पार्टी जो थी वो जमात इस्लामी नहीं बन सकी, लेकिन जमात इस्लामी जो थी वो लीड करती थी पॉलिटिकल डिबेट जो है उसको, और उसमें उसका रोल था। और उस माने देखिए ना, मैं तो यहाँ से जब मैंने ग्रेजुएट में हो गया तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि लाहौर में आके दाखिला ले लेते। तो फिर मुझे कराची जाना पड़ा कि वहाँ पढ़ेंगे भी और जॉब भी कर लेंगे। और वह जब गए कराची में, फिर वहाँ अखबार नवीसी शुरू की, हुर्रियत से आगाज़ किया, फिर जंग में पहुँच गए, फिर अखबार जहाँ में हो गए। और देखिए ना, उस ज़माने के फिर मैंने इंटरव्यूज़ शुरू किए, उनकी बड़ी शोहरत हो गई। तो मैं जो भुट्टो साहब ने मुझे पहले दिन से ही अट्रैक्ट नहीं किया, अपने बैकग्राउंड की वजह से भी, और फिर ये समझते थे हम कि ये जो सोशलिज़म है ये अगर ये आएगा और कारोबार के ऊपर मोनोपोली होगी हुकूमत की, तो फिर जमहूरियत नहीं पनप सकती। अब जबकि पानी पुलों से बह चुका, आप नहीं समझते कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की आवेज़िश से बहुत नुकसान हुआ, भुट्टो को फांसी मिली और इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ? मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो हर कीमत पे चलते रहना चाहिए था। अगर वो चलता, उसमें हमें तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती, मुश्किलात भी होती और मसाइब भी झेलने पड़ते। दाएं और बाएं बाजू की आवेज़िश से सियासी कल्चर तबाह हो गया, फ़ौज को भी मदाखलत का मौका मिला। दायां बाजू ज़िम्मेदार था या बायां बाजू? ये दोनों एक मसलूई जंग में समझता हूँ इसको। यानी लेफ़्ट जो था वो तो अपनी बात करता रहा, उसकी बातों को सुन नहीं रहा था ना। लेकिन आप तो फ़ौज के साथ रहे दायां बाजू। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, भुट्टो साहब जो थे वो तो जब उन्होंने नारा लगाया सोशलिज्म का, तो वो भुट्टो साहब लेफ्ट तो नहीं थे। भुट्टो साहब ने तो एक अडॉप्ट कर लिया ना थ्योरी। लेफ्टिस्ट तो और थे जो कम्युनिस्ट थे, भुट्टो साहब कम्युनिस्ट नहीं थे। तो भुट्टो साहब तो एक जमहूरी और सियासी लीडर थे ना। तो भुट्टो साहब ने जब नारा लगाया सोशलिज्म का, तो उसके बाद उसकी मुखालफत शुरू हो गई। और वो जो मुखालफत थी वो भी मैं समझता हूँ, आज मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ, मुझे उसका कोई ख़ास जवाब नज़र नहीं आता। और भुट्टो साहब का जो नारा था, उसने देखिए जागीरदारी जो थी उसको ख़त्म करना था। और पंजाब में हमारे समझते थे लोग हर एक को 12-12 एकड़ मिल जाएंगे, वो जागीरदार तो वहीं के वहीं रह गए, और इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको उन्होंने नेशनलाइज कर लिया। तो भुट्टो साहब की सियासत जो थी वो भी है ना, वो हमें अट्रैक्ट नहीं की। हम समझते थे उस वक्त कि ये सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी, मशरक़ी पाकिस्तान में भी इनका असर है, मगरबी पाकिस्तान में भी है। ये जो हमारी PDP बनी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी,
माशा असगर खान उसमें थे, नूरुल अमीन थे, नसरुल्लाह खान थे। नहीं, लेकिन कौमी इत्तेहाद का जो क़याम है, क्या वो सिर्फ सियासी था या उसके पीछे कोई और भी वजूहात थी, बैनुल अक़वामी हो सकता या है, फौजी? हो सकता है कि कोई वजूहात उसके पीछे हों, हमें तो अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हम तो एक, देखिए हमारे साथ, हम उस वक्त तो मैं अखबार नवीस था ना, एक वीकली रसाला हम निकालते थे। हमें भुट्टो साहब के दौर में गिरफ्तार किया गया। कितनी देर आप जेल में रहे? मैं जेल में कोई 3-4 महीने रहा, लेकिन 1 साल की सज़ा दी गई। और जेल कैसी होती थी उस ज़माने में? जेल सॉफ्ट थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में जेलों में बड़ा बगावत हो चुकी हुई थी, तो जेलों में कैदियों का राज था उस ज़माने में। तो वो भुट्टो साहब के दौर में बाद में जो कैदी हैं उन पर तशद्दुद हुआ हवालातों में, और ये जो UDF की तहरीक चली उसमें फिर हमने एक टाइटल भी छापा ज़िंदगी का, अंडा डंडा गंडा, वो लोगों को निशाना बनाया गया तशद्दुद का हवालातों में। लेकिन आपके साथ नहीं, हमारे साथ नहीं। वो उनके, हम VIP थे उनके लिए, तो हमारी मुलाकातें जो हैं वो भी वो अंदर ले आते थे। शाहदरा के नवाही इलाके आबद टाउन में अल किताब स्कूल पहुँचे। अल किताब स्कूल के बानी इखलाकुर रहमान और कर्नल मोहम्मद अली ने इस्तकबाल किया। बहुत क्या बात। क्लासरूम्स का दौरा किया। तलबा के अंदर मालूमात हासिल करने की चाह कूट-कूट कर भर दी जाती है। कंप्यूटर लैब में आए। पूरा स्कूल एक जर्मन कंपनी की तरफ से दी गई सोलर टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म भी यहीं स्कूल में बनता है। बच्चों को तालीम के साथ साथ दोपहर का खाना भी मुफ्त खिलाया जाता है। हामिद साहब, आपने एक तवील अरसा सहाफ़त में गुजारा। सबसे अच्छा हुक्मरान पाकिस्तान का अब तक कौन सा रहा है और सबसे बुरा आपकी नज़र में कौन सा? शख्सी औसाफ के एतबार से ना, तो ज़िया-उल हक जो थे वो बहुत अच्छे आदमी थे, ज़ाती ताल्लुक़ के हवाले से भी और अपने यानी कल्चर के हवाले से भी। एक मिडिल क्लास वर्चूज़ उनमें थी और कॉमन मैन अपने आप को समझते थे और कॉमन मैन की तरह मिलते थे। कोई उनमें, यानी आप जब उनसे मुलाकात करते थे तो बिल्कुल ऐसे मालूम होता था जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, वैसे उनसे गुफ्तगू करते थे। तो बाकी यानी माशाल्लाह है, उसके अपने मामलात हैं, वो एक अलग कहानी है सियासी। तो एक, लेकिन फिर ये है कि मैंने नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी बड़ा, यानी उनमें की बड़े औसाफ थे। एक यानी एक उनका कल्चर जो है उसमें भी एक बड़ी कुशादगी थी, तो उनको भी मैंने यानी अच्छा हुक्मरान पाया। और बाकी तो जो शिकायतें तो हमें फिर रही हैं ना, वो तो भुट्टो साहब से रही कि भुट्टो साहब का जो दौर था उसमें हमें बहुत सोबतों से गुज़रना पड़ा, डिक्लेरेशन तक तो मिल नहीं सका। और आपने जो बदतरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना हुक्मरान के, अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बदतरीन हुक्मरान जो हैं वो आप याहिया खान को कहेंगे। क्यों? याहिया खान के वक्त में मुल्क 2 लख्त हुआ और उसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है उन्हीं पे होगी, जो डिसीजन मेकिंग जिसके पास थी। आप, मैं क्या बताऊं आपको कि जब ये जो मुज़ाकरात उनके शेख मुजीब से हो रहे थे तो वो उसकी तफसील में अगर आप जाएं तो उसमें भी वो मुतालबे कर रहे थे कि मुझे इक़्तिदार में कितना शेयर मिलना चाहिए ताकि मैं भुट्टो को अलग रख सकूं, और कितनी वजारतें जो हैं मेरी मर्ज़ी से होनी चाहिए, वजारत दाखिला भी,
वजारत ख़जाना भी, वजारत मवासलात भी। तो मतलब ये कि इक़्तिदार की जो हवस है उसने मुल्क को ताराज कर डाला। और याहिया ख़ान जो हैं, मैं समझता हूँ वो हमारे एक बदतरीन हुक्मरान के तौर पर मैं उन्हें याद करता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो को आपने कैसा पाया? बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो एक बहुत यानी अपने वालिद से इस लिहाज से मुख्तलिफ थी कि वो मसालहत की और मफाहमत की हामी थी, और वो उनमें कन्फ्रंटेशन जो है उसका वो जज्बा नहीं था या अपने मुखालफों के बारे में वो रवैया नहीं था जो भुट्टो साहब में था। आपने आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान, इन दोनों के साथ भी काफ़ी वक्त गुजारा, मुलाकातें हुई, इन दोनों को कैसे पाया? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब को भी बड़ा अच्छा पाया, यानी उनसे भी बड़ी खुली डुली गुफ्तगू होती थी। और ये हकीकत तो ये है कि जब उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद नारा लगाया पाकिस्तान खपे, तो वो हमारे दिल में आ बैठे और आज तक निकले नहीं हैं। तो सारी शिकायतों के बावजूद, इल्ज़ामात के बावजूद, जब भी उनसे एक अच्छा ताल्लुक़ रहा। और जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब पे तो बरसों का ताल्लुक़ है। उनकी सियासत जो थी यानी उनसे बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ रहा। और लेकिन 2014 के बाद धरने से जो उनका सियासत शुरू हुई है वो एक मुख्तलिफ सियासत थी। और जब वो हुक्मरान बने हैं तो उस वक्त भी उन्होंने उन तवक्कुआत को पूरा नहीं किया जो उनसे लगाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो एहतराम का रिश्ता उनसे कायम रहा। ज़िंदगी में किसी चीज़ का पछतावा होता है, किसी फ़ैसले का, किसी सोच का? बहैसियत मजमूई मुझे इत्मीनान है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि काश पाकिस्तान में मार्शल लॉ ना लगता, और काश हम मार्शल लॉ को किसी भी तरह और किसी भी हालत में सपोर्ट ना करते। ये मैं ज़रूर महसूस करता हूँ। तो क्या जनरल ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ की हमायत करके आपने गलती की थी? हालात का जबर था, हम इतना फंस गए और इतना दबाव में आ गए और इतनी मुश्किलात का शिकार हो गए कि फिर हमने कहा कि बाढ़ में जाए सोना जिससे फूटे कान। लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि नहीं, उसी मुशक्क़त करते रहते, आजमाइश से गुज़रते रहते तो मुल्क के लिए बेहतर होता। अजीब बात मैं ये बताऊँ आपको कि जब मार्शल लॉ ने, जनरल ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ ने इंतखाबात मुलतवी किए तो मेरा जनरल ज़िया-उल हक़ से बहुत झगड़ा हो गया और तल्ख़रामी हुई। और मैंने उसके बाद उनकी ब्रीफिंग्स में जाना बंद कर दिया और उन्होंने मुझे बुलाना भी बंद कर दिया। जब तक इंतखाबी शेड्यूल का दोबारा ऐलान नहीं हुआ, मेरे और उनके दरमियान ताल्लुकात जो थे नॉर्मल नहीं हुए। घर वापस पहुंचे, फैमिली से मुलाकात की। उमर साहब, ये बताएं कि ज़ाहिर है आपके तो वालिद हैं, दुनिया के लिए बड़े सहाफ़ी हैं, तो ये जो बताओ सहाफ़ी और वालिद, इसमें इनमें कितना फ़र्क था आपको जब आपकी तरबियत के दौरान? मेरा ख़्याल है कि हमारे साथ तो हमेशा जो है ना, रिश्ता जो है एक दोस्त की तरह ही रहा है। और मैं तो बहुत बचपन से ही वालिद साहब के साथ रहा हूँ और वो बड़े खुश होते थे, बल्कि ख्वाहिश होती थी हमेशा कि भी जहाँ भी वो जा रहे हैं ना तो बच्चे उनके साथ हों। और ये हम बल्कि इस पर हम लोग हंसते भी थे कि क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं ना, तो वो बचपन से उनके ये होता था मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बच्चे साथ होंगे, कोई चीज़ ऐसी छुपाने वाली होती नहीं थी, कोई ऐसी बात उन्होंने कभी करी नहीं कि जो ज़रा इखलाक से गिरी हुई हो। तो हमारी तरबियत जो है वो हमारे वालिद साहब कहते थे कि हमारी तरबियत जो बुज़ुर्गों में तरबियत ऐसे ही होती थी कि वो आपको साथ रखते थे। इसलिए अब्बू के जितने भी दोस्त हैं ऑलमोस्ट सारे ही मेरे भी दोस्त हैं। क्या सबसे अच्छी बात क्या है शामी साहब में? कोई इनकी में कोई आपने कमी देखी? पैसे नहीं बनाए, क्या नहीं किया? हमारे वालिद साहब हमेशा दो चीज़ें कहते रहे हमेशा कि झूठ ना बोलो और नमाज़ पढ़ो। देखें, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका तरबियत का ये अंदाज़ होता था और कि वो अपनी
सोहबत में बिठाते थे बच्चों को। और मैं क्योंकि जंग में एक अरसा मैंने गुजारा है और फिर ताल्लुक़ रहा, मीर खलीलुर रहमान मरहूम जो थे, जब मीर शकीलुर रहमान ने जंग को ज्वाइन किया है या काम करना शुरू किया, तो उनके कमरे में उनकी मेज़ जो लगी, छोटी सी मेज़ लगी हुई थी, और उसी कमरे में बैठते थे और उनको देखते थे, उनको सुनते थे और उससे सीखते थे। शामी साहब को बाहर की दुनिया के तो लोग जानते हैं, बाहर कैसे हैं, घर में कैसे हैं? ही इज़ अ वेरी बैलेंस पर्सनालिटी। अब्बू को रिश्तों की हदूद व क़यूद बहुत अच्छी पता है। हर बंदे के साथ वो इतना अच्छी लाइन रखते हैं, लिमिटेशंस अपनी भी ना क्रॉस करते हैं ना किसी को करने देते हैं। तो मैंने तो ये फ़ील किया है कि अब्बू टाइप के लोग जो हैं बहुत कम हैं, वरना यूजुअली ये होता है कि हम जैसे मेरी शादी को 17 साल होने को आया, और मैं हर बंदे को बात बोलती हूँ कि मेरी अच्छी शादी ये जो है अज़दवाजी ज़िंदगी, उसकी रीज़न ही मेरे ससुर हैं। वो इसलिए कि अब्बू ने इतनी हमारी ट्रेनिंग की है एज़ अ कपल, फिर एज़ अ पेरेंट, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और यही मेरे बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और मेरे ख्याल अब्बू जैसा कोई दादा भाई, कोई भी रिश्ता ले लें, कज़न, एक्सटेंडेड फैमिली वाले, कोई मालिक, कुछ भी आप कह लें, लेकिन अब्बू जैसा बंदा मैंने नहीं कोई अपनी ज़िंदगी में देखा और ना ही कोई हो सकता। शख्सियत का कोई ना कोई पहलू तो ऐसा होता है जिसमें बंदा कहता है कि ये ज़रा ठीक हो जाता ना तो बाकी सब ठीक था। वो ये है कि अब्बू कुछ ज़्यादा ही लोगों पर एतबार करते हैं, बहुत मासूम है। अब्बू को कोई भी फ़ोन आया, अब्बू ने उठाना है, उसने कहना मेरी हेल्प कर दें, अब्बू ने झट उसकी हेल्प कर देनी। अब ये कुछ 1-2 साल पहले अब्बू के साथ 1-2 हाथ हुए और उनके जो पीए उनको अब बताया गया है कि पहले थोड़ी सी प्लीज़ तहकीक कर लिया करें, वरना अब्बू ऐसे ऐसे लोगों के महीने लगा के बैठे होते थे और लोगों की मदद कर रहे थे, वो फ्रॉड निकलते थे, लेकिन अब्बू से ना ही नहीं होती। सुहेल साहब, मेरी बेगम जो हैं वो यहाँ नहीं आई क्योंकि वो टेलीविज़न के सामने आना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये जितनी ख़वातीन, मेरी बेगम और फिर मेरी बहुएँ और फिर मेरी पोतियाँ, ये जो भी ख़ातून जो है ना हमारे घर में आई है ना, एक बरकत लेके आई है। कितने मुख्तलिफ हैं आपके दादा? मेरे दादा के बारे में सबसे ख़ास बात ये है कि वो हर इंसान की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे कम्युनिटी सर्विस वगैरह जो है उसके तौर पे मैं उनके साथ काफ़ी जगहों पे गया हूँ। एक था जुगी तालीम प्रोजेक्ट, उनकी किस किस्म की एजुकेशन है, किस किस्म की फ़ंडिंग होती है ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी। और मेरे खुद भी ये देख के अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था अडॉप्ट टू एजुकेट के नाम से, जहाँ मेरे मुख्तलिफ़ स्कूलों के पास जाके उनके लिए फ़ंडिंग सिक्योर करने की कोशिश की है आपके भैया। मेरे लिए दादा बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, हर बंदे से। आपसे किस तरह ज़्यादा प्यार करते हैं? बहुत इन्वॉल्व है, समझाते हैं, गिफ्ट देते हैं, गाइडेंस, एडवाइस, हर चीज़ प्रेजेंट है दादा में। मेरे दादा मेरे बिगेस्ट रोल मॉडल है लाइफ में। जब भी कुछ होता है मेरी ज़िंदगी में, हमेशा मैं पहले दादा से पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए। जो भी मेरे बाबा मुझे सिखाते हैं वो हमेशा बताते हैं कि मैंने अपने बाबा से सीखा हुआ है। उस्मान साहब, आप तो वालिद साहब की गद्दी पे बैठ गए, एडिटरशिप भी आपने ले ली। ये बताएं कि सहाफ़त में इनके क्या रहनुमा असूल हैं और किस तरह से इन्होंने सिखाया? तो बुनियादी तौर पे तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि अपना रास्ता जो है वो सीधा रखना चाहिए, और जो आजकल की जो वो रविश है सियासत की, वो उनको सियासत और सहाफ़त की, वो उनको कोई ख़ास पसंद नहीं आती। कौन सी रविश? यानी ये कि थोड़ा चीज़ें सेंसेशनलाइज करना, और वो कभी कभार जैसे मैं ऑनलाइन मैनेज करता हूँ डिजिटल जो हमारा बिज़नेस है, तो उस पर सरजनिश भी होती है, काफ़ी चीज़ें उनको उसमें पसंद नहीं आती। मुझे लोग बाहर मिलते हैं तो वो उनको लगता है कि बहुत कोई गुस्से वाली शख्सियत है हमारे वालिद साहब की, लेकिन ये कि मैंने तो वो रूप नहीं देखा। शायद मैं आया भी लेट हूँ घर में, मैं आखिरी बच्चा हूँ, तो मैंने तो सिर्फ वो प्यार और दोस्ती देखी है। और हमेशा से जब भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले मैं अब्बू के पास ही जाता हूँ, और वो हमेशा उन्होंने रहनुमाई की। अगर कोई गलती भी हो जाए तो फिर वो उसको दुरुस्त करने का तरीका बताते हैं, उस बारे में समझाते हैं। मेरे अपने तो वालिद थे नहीं, मैंने अपने वालिद को नहीं देखा था, उनकी मोहब्बत और शफ़क़त नहीं देखी थी, लेकिन मुझे शादी के बाद पता चला कि वालिद की मोहब्बत और शफ़क़त और साया क्या होता है। एक छोटा सा वाक़या है, मेरी शादी के बाद पहला फ़ादर्स डे था, तो मैंने अंकल को लाके बुके दिए और साथ मैंने कार्ड लिखा। तो उन्होंने जब कार्ड पढ़ा तो उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इनका नरम दिल इतना ज़्यादा है,
और आप ये कह रहे हैं कि शादी के बाद जब एडजस्टमेंट में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो जिसने इसमें किरदार अदा किया है वो यही हैं, क्योंकि उस्मान ने कुछ नहीं किया। उस्मान ने भी किया है, लेकिन हर वक्त वेलकमिंग होना। मुझे अभी भी याद है कि जैसे ही आते थे तो कहते थे कि मेरा नाम महक है, तो ये कमरा महक रहा है महक से। I love Dada because he made me pocket money. मैंने सहावत का आगाज़ जो था शामी साहब के वालिद साहब को देखते ही शुरू किया था। अब इतना अर्सा हो गया, मतलब अखबार भी अपना चला रहे हैं, और मतलब एक सिर्फ एक लफ्ज़ मिल जाए कहानी तो मैं मतलब कहानी मेरी खुद बन जाती है। और दूसरा बंदा था शुरू में, जब रोज़नामा जंग में वालिद साहब कॉलम लिखते थे तो उस वक्त फैक्स होता था, तो जब मैं फैक्स करता था मैं अपने साथ एक छोटा सा मेरा भी कॉलम होता था, मैं उनके साथ अपना भी फैक्स करते थे, नीचे लकीरें मार के शामी साहब की तरह जैसे वो कॉलम पे वालिद साहब मारते थे, तो मैं भेजता था। फिर मेरा वो जंग में वो एडिटर की डाक में छापते थे मेरा तोफैल साहब। मेरे समझने के मेरा जो है वो इसमें मतलब जिसको मैं फॉलो करता हूँ साफत में वो वालिद साहब शामी साहब। दादा वो बहुत अच्छे हैं, वो गुस्सा नहीं करते। बाकी बच्चों को पता है आप शामी साहब के पोते हैं? जी। बताते हो तुम? जी। क्या बताते हो, बताओ। वो मैं सारे मेरे से पूछते हैं कि किसी दिन अगर दादा वो आपके घर आए तो हमें इनवाइट करना, हम उनके साथ पिक्स खिंचवाएंगे। अच्छा, तो आपने नहीं कभी की इनवाइट किया? मैंने उनको, वो दादा आते ही नहीं, इतना कम आते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। शामी साहब की सबसे अच्छी बात जो है कि एक तो ये ज़्यादा गुस्सा नहीं, मतलब, और उनसे जो मशवरा वगैरह मांगते हैं तो वो देते। जब मैंने रेस्टोरेंट का करने का प्लान भी किया तो उन्होंने कहा कर लो, करके देख लो एक दफ़ा ना, पर जब वो करना शुरू हुए तो उसको वो तो आगे बदकिस्मती की कोरोना आ गया। और वैसे हर मशवरा जो है ना शाम साहब से करते हैं, और ना डांटना ना लेना, और समझाते हैं प्यार से। अगर कोई गलती भी हो जाए तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आइंदा ये गलती दोबारा नहीं करना। आपको क्या पसंद है सबसे? मैं ज़्यादा देसी खाता हूँ, मतलब जिससे बंदा जो है ना अपना पेट तो भर लेता है ना, बाकी खाने तो ऐसे ही है, मतलब चाइनीज़ वगैरह खाया, पिज़्ज़ा खाया, उसको थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लगाती है बंदे को। जब अमली ज़िंदगी में कदम रखा था तो अब्बू के साथ दफ्तर में काम शुरू किया, टीचिंग में भी किया और वो भी किया। तो मैंने पहली सुर्खी निकालना, मैंने फ़ीचर लिखना, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ अब्बू से सीखा। और उसके बाद इदारिया लिखना, जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल अचीवमेंट ये होगी कि इदारिया मैंने लिखा पहले 2.5 साल तकरीबन, और अब्बू से सीखा और बहुत कुछ सीखा। अब अभी सहाफ़ती उसकी बात कर रहे थे तो हम जज्बाती होकर लिखते, मतलब मैं लिख देती थी कई दफ़ा, तो अब्बू उसके ऊपर फिर पूरी एक वो जो तरबियत होती है ना वो करते होते थे कि ये लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। और इनका एक जुमला मुझे आज भी याद है, मैंने कुछ लिखा तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूरी नहीं कि अगले को बता कर आप थप्पड़ मारें, आप बात ऐसे करें कि बात भी हो जाए, आपका मतलब भी जो है वो पूरा हो जाए और अगले को महसूस भी ना हो। तो जितने हकूक़ अब्बू औरतों को देते हैं या उनके लिए चाहते हैं, मेरा ख्याल है कोई और नहीं करता। और ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर हर मर्द की सोच अब्बू जैसी हो जाए तो ख़वातीन के मसाइल ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में नाना अब्बू के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये होगी कि वो अगले की जो परेशानी होती है ना, वो कहते हैं कि बस ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। और दूसरा, वो इनकरेज बहुत करते हैं, कोई भी काम आपने करना हो, जो भी कुछ होगा तो इनकरेज आपको ज़रूर करेंगे, और वो कहेंगे बेशक फेलियर हो आपने करना ज़रूर है। नाना बहुत प्यार करते हैं, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। उनके साथ मतलब इस अभी तक इतना कम एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना कुछ उनसे सीखा है। आर्टिकल्स लिखता हूँ तो मुझे नाना ने इनकरेज किया है कि आर्टिकल्स लिखने हैं। मतलब अगर मेरे जैसे एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं ना, तो उसमें भी नाना ने इनकरेज किया कि एग्ज़ाम्स तो होते रहते हैं लेकिन आर्टिकल ज़रूर लिखना है। तो जो आर्टिकल के अंदर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो लिखने का स्टाइल होता है, वो अम्मा भी हेल्प करती हैं, लेकिन जितनी इनकरेजमेंट आई है वो नाना अब्बू से आई है। अक्सर दोपहर का खाना मुस्लिम टाउन में अपने सनतकार दोस्त मियाँ वहीद के दफ्तर में खाते हैं। यहाँ उनके सहाफ़ी और ज़ाती दोस्त इकट्ठे होते हैं।
काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन अरशद खान जदून से मुलाकात की। जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ आपकी किसी हद तक ज़ाती लड़ाई रही। अब तो निस्फ़ सदी गुज़र चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सज़ा को गलत करार दे दिया। क्या अब भी उसी तरह सोचते हैं जैसा पहले सोचते थे, या सोच में कोई तब्दीली आई? देखें, जिस भुट्टो से हमारी लड़ाई थी वो भुट्टो तो कब्र में जाके सो गया, लेकिन जिस भुट्टो ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कंसीव किया, जिस भुट्टो ने इस मुल्क को एक मुत्तफ़िक़ा दस्तूर दिया, वो ज़िंदा है और पाकिस्तान को जोड़ रहा है। तो मैं अब उसी भुट्टो को याद करता हूँ और उसी पे फोकस करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आपको अदालत में बुलाया और कहा कि आपके सैकड़ों या दर्जनों आपके पेट्रोल पंप हैं और आप पर और भी कई इल्ज़ामात लगाए। हकीकत क्या थी और उन्होंने ऐसा क्यों किया? साकिब निसार साहब से मेरा एक बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ है, था और अब भी मैं तो ताल्लुक़ निभाने वालों में से हूँ। अब एक तो अताउल्लाह कासमी साहब के वो पीछे पड़ गए और एक डॉक्टर सईद अख्तर साहब के जो PKLI के, उस पर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उनसे बात भी की और फिर मैंने इस पर अपने प्रोग्रामों में ज़िक्र भी किया, तनकीद भी की इस पर। ये मेरे साथ हुआ, एक ख़ातून वकील थी कोई, उसने एक दरख्वास्त मेरे ख़िलाफ़ दाग दी और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हो गया कि जी इसके पता नहीं कितने पेट्रोल पंप हैं जो नवाज़ शरीफ से इसने लिए हैं। अब मैंने उनको कहा कि इसको साबित करें और कार्रवाई करें तौहीन अदालत की इस पर। वो खातून फिर मुझसे माफ़ी मांगने आई, मगर जब उनकी अदालत में मैं पेश हुआ तो बड़ी बहस हुई, बड़ी तकरार हुई और मैंने उनसे कहा अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। तो उन्होंने कहा ये आपने क्या बात की है, ये कोई बादशाह का दरबार है या आइन और कानून के तहत हुकूमत यानी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट कायम है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मैंने कहा आप मुझे गुस्से में मालूम होते हैं और जब अदालत गुस्से में होती है वो अदालत नहीं रहती, तो गुस्सा थूकी है। उन्होंने कहा वो आपने मुझे अताउल्लाह कासमी के मामले में ये कहा था। मैं कुछ बोलने लगा, अब खबरदार आप बोलेंगे नहीं। मैं चुप कर गया। बहरहाल जब बात खत्म, ना कोई इल्ज़ाम था ना कोई उसका जवाब था। मुझे बस मेरी तजलील का एक प्रोग्राम था और आज भी मैं जगह जगह वो मेरे ख़िलाफ़ ये बातें होती हैं कि पेट्रोल पंप इतने मेरे पास थे, हालांकि सिर्फ एक डीलरशिप थी एक शेल की, वो मेरे बेटे के पास थी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये बहरहाल वो अफसाने बनाए। अब अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। उन्होंने माजरत का इज़हार किया बाद में। आपको पैगाम भेजा? पैगाम भेजा, बराह रास्त भी मिले। आपको एक फ़ौजी अदालत ने भी तलब किया था भुट्टो साहब के ज़माने में, जब वो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसमें आपके एक बयान का बड़ा तारीख़ी तौर पर तज़किरा होता है, वो क्या था और आपने बायकाट क्यों कर दिया? वो हमने बायकाट कर दिया है। मरवर बारटला हमारे वकील थे, उसमें अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब भी थे, एजाज हसन कुरैशी साहब थे, हुसैन नकी साहब थे, मुज़फ़्फ़र कादर थे, सारे मुल्ज़िम थे हम। और उनका पर्चा पंजाब पंच था, हमारा हफ्ते-रोज़ा ज़िंदगी था और उर्दू डाइजेस्ट था। हमें इन्होंने जब हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज किया, तो हमने कहा कि हम इस अदालत को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि ये मार्शल लॉ के तहत कायम हुई है और मार्शल लॉ का कोई जवाज़ नहीं था 1962 के दस्तूर के तहत। मेरा बयान जो था उसकी बड़ी धूम मची। उसी वक्त बड़ा साइक्लो स्टाइल किया नौजवानों ने और मैंने कहा कि अब मैं वहाँ बैठा हुआ था अदालत में, तो मैंने सिगरेट से लगा के पीना शुरू कर दी। सिगरेट पीते थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त पीता था मैं कभी कभी। तो कहना उन जज साहब बड़े गुस्से में आ गए,
मेजर साहब कहेंगे आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। मैंने कहा जहाँ आपने 1 साल कैद की सज़ा देनी है 6 महीने तौहीन अदालत के भी दे दें, मैं तो आपको अदालत ही नहीं मानता। तो आप ये देखें, मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक बयान पढ़ा था कौल फैसल के नाम से छपा जब मैं FA में पढ़ता था, जिसमें उन्होंने अदालत को मुखातिब किया था और बड़ा उनका मशहूर बयान है। उन्होंने कहा था मिस्टर मजिस्ट्रेट, मैं और तुम तारीख़ के 2 किरदार हैं, तुम अपनी बात करते जाओ, मैं अपनी बात करता जाता हूँ। उन्होंने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ या इंसाफ के मैदानों में हुई हैं, इंसाफ के ऐवानों में हुई हैं या जंग के मैदानों में हुई हैं, और मैं स्याह को सफ़ेद कहने से इनकार करता हूँ। वो मौलाना आज़ाद का वो बयान जो था ना, मेरे अंदर घुस के बैठ गया और मैंने कहा अब मौका मुझे मिलेगा तो मैं भी ऐसा ही बयान दूंगा। और जब मुझे मौका मिला, मैं लिखने बैठा रात को, मैं कहा आधे पौने घंटे में वो बयान लिख दिया मैंने। और वो बयान जो है, मैं समझता हूँ मेरी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है उसका हासिल वही बयान है बस। आपने ज़िंदगी के कई अदवार देखे और जाहिर है इस दौरान बहुत सी ज़हनी तब्दीली आती है, मजहबी, समाजी और सियासी हवाले से आप कितने तब्दील हुए? बहुत तब्दीलियाँ आई, और सबसे बुनियादी तब्दीली ये है कि लड़कपन में मैं जज्बाती हो जाता था, बाज़ औक़ात दूसरों की बात नहीं सुनता था और अपनी बात पर इसरार करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हुआ और मैंने ये इसका इदराक किया कि राय का इख्तलाफ जो है उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ये सिर्फ नबी का हक़ है कि उसकी बात मानी जाए आंखें बंद करके, और किसी का हक़ नहीं। और फिर हम जो इस्लामी निज़ाम का जो नक्शा उस वक्त हमारे सामने था, बाद में हमें मालूम हुआ कि वो नक्शा जो है उस पर तो अमल नहीं हो सकेगा हुकूमत के, वो तो तरबियत की बात है, तालीम की बात है, यानी ये सियासत से ज़्यादा तालीम और तरबियत का मामला है, तो उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। और फिर जो यानी इस्लाम और सियासत जो है उसको हमने यकजा किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर मौलवी जो है वो सियासत में दखल अंदाजी शुरू कर दे। तो हमने जो बाज़ फ़िरका वाराना मामलात जो हैं उनको हम अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में दाखिल कर दिया, इसका मुझे अफसोस है। आप मजहबी घराने में पैदा हुए, आप पर भी शुरू ही से मजहबी रंग है, लेकिन शख्सियत में कई रंग होते हैं। क्या कभी मौसीकी से, कवाली से, रक़्स से भी महसूस हुए हैं? देखिए, हम नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे जद्दे अमजद अब्दुल नबी शामी साहब जो शाम 84 में दफन है, वो नक्शबंदी सिलसिले के एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। मगर पाकपट्टन में जहाँ मेरा बचपन गुजरा वो तो सिलसिला चिश्तिया का मरकज़ है, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर। तो मैं वहाँ इतनी कव्वाली सुनी है सोहेल साहब। मैंने फ़तेह अली मुबारक अली को सुना, मैंने आगा बशीर को सुना, मैंने हाफ़िज़ अता मोहम्मद को सुना, और उर्स के जो 10 दिन होते थे वो तो कव्वाली ही होती थी दिन रात, और मैं वहीं कव्वाली सुनता रहता था। इतना मुझे शौक़ था कव्वाली सुनने का। और उसके बाद यानी रक़्स तो खैर वही मैंने देखा जो हाल खेलते थे, तो उसी को देखा। लेकिन मैंने गाने अलबत्ता वो मुझे शमशाद बेगम बड़ी पसंद थी। उनकी नात जो है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, या मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, फिर नूरजहाँ की तो बात ही और है। तो बस इन सब के गाने सुनते रहे, लुत्फ़अंदोज़ रोते रहे। फिर नुसरत फ़तेह खान को सुना। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी ना पाकिस्तान की, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक कमेटी कायम की थी, सेलिब्रेशंस कमेटी। उसके सरबराह पहले मुशाहिद हसन सैयद साहब थे, वज़ीर थे कल्चर के। उसमें मजीद नज़ामी साहब, अशफाक अहमद ख़ान साहब, मैं और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, सारे जो हमारे ज़ोमा थे वो शामिल थे, मेरे जैसे नाचीज़ भी थे। मैंने वहाँ तजवीज़ पेश की कि हमें कुलियात इकबाल जो है ना, वो पूरी की पूरी नूरजहाँ से गवा लेनी चाहिए। वो जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना, उन्होंने हमारी बात सुनी और सर को हाथ
सर हाथ मारने लगे और सर पकड़ कर बैठ गया। क्या हुआ? उन्होंने कहा हमें ये बात क्यों नहीं सूझी आज तक। हम गए जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की ज़ेर क़यादत मलका तरन्नुम से मिले और उनको कहा जनाब हम चाहते हैं कि आप पूरा कलाम इकबाल गा लें। बड़ी खुश हुई, कहा ज़रूर गाऊंगी, बस मेरी तबीयत ख़राब है, अब ठीक हो जाए तो बस शुरू कर देंगे हम। लेकिन वो फिर तबीयत ठीक ना हो सकी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ये एक अफसोस रह गया। फिर मैंने कहा नुसरत फ़तेह अली खान से गवाएं, उस पर भी हम मुत्तफ़िक हो गए। फिर डॉक्टर जावेद इकबाल, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और मैं उनके पास गए नुसरत फ़तेह। उनका मैं गाऊंगा, खूब गाऊंगा, खुद गाऊंगा और पूरा कलाम इकबाल गाऊंगा। उस वक्त उनको डायलिसिस हो रहा था, पट्टियाँ बंधी हुई थी पाँव पे। उन्होंने फिर शिकवा और जवाब शिकवा उगाया, लेकिन उसके बाद वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, उससे आगे नहीं गा सके। अब राहत फ़तेह अली खान से गवा दें। राहत फ़तेह अली खान जो हैं वो भी अब उनसे अच्छा ताल्लुक़ है, तो राहत फ़तेह खान को कहते हैं कि तवज्जो करें इस तरफ।